वेतनमान आसमान से नहीं टपक सकता और न ही शिक्षकों के आंगन में वेतनमान का कोई पेड़ उग सकता है। संघर्ष तो आपको ही करना है। अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा शिक्षक आज बिल्कुल अकेला है। न सरकार इनके साथ, न इनका नेतृत्व इनके साथ। नियोजनवाद और वित्त रहित शिक्षा नीति का विस्फान करने वाला शिक्षक आज बिल्कुल अकेला है। अकेला इसलिए कि ये सरकार है जो इनकी एक न सुनती और जो इनका नेतृत्व है वो सरकार से जा मिलता। कांग्रेस वित्त रहित शिक्षा नीति का जनक और नियोजनवाद का पोषक है, तो भाजपा की पहचान ही निजीकरण से बनी है। जो बिजली, रेल आदि हर तरफ निजीकरण का बढ़ावा कर रही है, वो भला नियोजित शिक्षकों या वित्त रहित शिक्षकों की सुधि क्यों लेगा? शिक्षक भी अजीब हैं, जो पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। वो खुद सही और गलत नेतृत्व के अंतर को भूल जाते हैं। वो अब तक वैसे नेतृत्व का चयन करते रहे जो इन्हें नियोजनवाद के दंश को सहने के लिए अकेला छोड़कर खुद सरकार से जा मिलता है। न जाने कितने नियोजित और वित्त रहित शिक्षकों की जवानी ढलने लगी है। न जाने इस तरह के कितने शिक्षक आर्थिक परेशानियों के कारण अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नेतृत्व चयन में हर बार भूल कर ही देते हैं। वोट देते समय पार्टी जाति और स्थानीय गुटबंदी गुटबाजी से ऊपर नहीं उठ पाते। यही कारण है कि आज एक भी ऐसा नेता नहीं जो विधान परिषद के अंदर पूर्ण वेतनमान के लिए आवाज उठा सके। एक बात याद रखिए, वेतनमान, सेवा शर्त, पेंशन आदि जो आपके मुद्दे हैं, उसका केवल राजनीतिक समाधान ही हो सकता है। इसका मतलब साफ है, सही नेतृत्व ही आपको आपका अधिकार दिला सकती है। कोरोना काल में बिहार जैसे ही अनलॉक हुआ, उसके दरवाजे पे चुनाव आकर खड़ा हो गया, वह भी बिल्कुल खाली हाथ। न मास्क, न सैनिटाइजर, न वेंटिलेटर, न दाना, न पानी, बिल्कुल खाली हाथ। बिहार में 26 अप्रैल को संभावित विधान परिषद चुनाव टलने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब की बार विधानसभा की चुनाव भी टल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद है अब चुनाव वक्त पे होंगे। कोरोना का चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो विपक्ष तय करेगा कि वह किन किन मुद्दों को भुनाना चाहती है, या परंपरागत मुद्दों के सहारे ही इस बार के चुनाव में भी अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसे हमारा समाज दशकों से झेल रहा है, वित्त रहित शिक्षा नीति और नियोजनवाद। वित्त रहित शिक्षा नीति और नियोजनवाद का सीधा संबंध शिक्षकों के वेतन कटौती से है, यानी कि उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में आधे से भी कम वेतन मिलता है। एक ही स्कूल परिसर में या एक ही कॉलेज परिसर में समान काम के लिए असमान वेतन मिलने से इन शिक्षकों के मनोबल पे बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात यह कि आप इस गलतफहमी को दूर कर दे कि वेतनमान शिक्षकों का निजी मसला है, इससे समाज या राज्य का कोई लेना देना नहीं है। यह बात समझने लायक है कि एक ही स्कूल परिसर में एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन मिलने से नियोजित शिक्षक या वित्त रहित शिक्षक अपने आप को दोयम दर्जे का शिक्षक समझने लगते हैं। उनके मनोबल पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उनका जीवन आर्थिक कठिनाइयों से गुजरता रहता है। ऐसे असामान्य परिस्थिति में एक शिक्षक अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को कैसे दे पाएगी? नियोजित शिक्षक स्कूलों के नियमित शिक्षकों की तरह और वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षक अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों की तरह ही हर काम करते हैं। केवल शिक्षण कार्य ही नहीं, कॉपी जांच करने में, मूल्यांकन कार्य करने में, चुनाव में आदि जितने भी कार्य सरकार के द्वारा उन्हें दिए जाते हैं, सभी कार्यों में वो समान रूप से भागीदार रहते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें वेतन नियमित शिक्षकों की तुलना में आधे से भी कम मिलती है। इसमें वित्त रहित शिक्षकों की हालत तो और भी दयनीय है।
वेतन के नाम पे जो राशि उन्हें दी जाती है वह सीधे उनके खाते में ट्रांसफर नहीं होती है, बल्कि वो उनके कॉलेज प्रशासन को दी जाती है और कॉलेज प्रशासन से उनके खाते में दी जाने की बात की जाती है। इसका जो नकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है कि वह कॉलेज के या विश्वविद्यालय के आंतरिक गुटबंदी और गुटबाजी का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ सरकार मनरेगा के मजदूरों को या विधवा पेंशनधारियों को जो राशि है वो सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करने की बात कहती है, और यहाँ वित्त रहित शिक्षकों को उनके खाते में वेतन नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने शिक्षकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है। विधान परिषद चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होता है, जिसमें शिक्षक ही वोट करते हैं और कोई शिक्षक ही चुनाव जीतता है। यह बात समझने वाली है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इंजीनियर को, डॉक्टर को यह अधिकार नहीं दिया जो शिक्षकों को दिया है। इसका मतलब साफ है, वह भी यह चाहते थे कि शिक्षक राजनीतिक तौर पे भी सशक्त हो सकें। इसलिए शिक्षकों को अपने मत और इस चुनाव के महत्व को समझना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की संख्या बिहार में करीब 4.5 लाख है और वित्त रहित शिक्षकों की संख्या लगभग 50,000 के करीब है। यानी ये 5 लाख लोग 20 से 25 लाख जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व करने वाला शिक्षक प्रतिनिधि आज तक इन शिक्षकों के वेतनमान के मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाया है। तो इस समस्या का निदान अब तक क्यों नहीं मिल पाया, यह बात समझने वाली है। और इस बात को समझने के लिए शिक्षक निर्वाचन चुनाव के वक्त शिक्षकों के वोट पैटर्न को समझना भी जरूरी है कि क्या शिक्षक एक शिक्षक के रूप में वोट करते हैं या फिर किसी पार्टी के समर्थक या किसी नेता के समर्थक के रूप में वोट करते हैं। दुनिया को ज्ञान बांटने वाला शिक्षक समाज आज खुद नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार है। जब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होता है तो एक शिक्षक वोट देते समय शिक्षक न बनकर उसी तरीके से एक वोटर बन जाता है, एक समर्थक बन जाता है, जैसे एक बेरोजगार हमेशा बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित होता है, लेकिन वोट देते वक्त वोट उसकी जाति वोट करती है, उसकी पार्टी वोट कर देती है, बल्कि वह एक बेरोजगार युवक वोट नहीं करता। जैसे एक किसान लागत दर अधिक और फसल न बिकने की समस्या से हमेशा पीड़ित रहता है, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो वोट एक किसान के रूप में न देकर एक जाति के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में देता है। ठीक यही हाल यहाँ के शिक्षकों की है। यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि शिक्षक समाज पढ़ा लिखा समाज है और यह ज्ञान देने वाला समाज है, तो उनमें नेतृत्व चयन की क्षमता और समझ होनी चाहिए। इसके बावजूद आज तक शिक्षक समाज नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार। चुनाव के वक्त हर राजनीतिक पार्टी एक एक वोट का मोहताज होती है। वैसी हालत में ये शिक्षक समाज जो 20 से 25 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, उनके मुद्दे को राजनीतिक पार्टी आज तक नजरअंदाज क्यों करते आए हैं, यह बात समझने वाली है। विधान परिषद चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती, खासकर शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में सिर्फ शिक्षक ही मतदान करते हैं। तो जब वोटर केवल शिक्षक हों और शिक्षक ही शिक्षक के मुद्दे को नज़रअंदाज करके एक शिक्षक के रूप में वोट न करके भाजपा के समर्थक के रूप में, कांग्रेस के समर्थक के रूप में या स्थानीय गुटबाजी और गुटबंदी के दबाव में आकर के वोट करते हैं, तो जब शिक्षक ही शिक्षक के मुद्दे पे वोट नहीं करते हैं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी को यह लगता है कि जब शिक्षक अपने मुद्दे को लेकर के सचेत नहीं है, सजग नहीं है, तो फिर उनके मुद्दे की परवाह क्यों किया जाए। इसलिए राजनीतिक पार्टी की नज़र में इनका जो 20 से 25 लाख वोट है वह जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, पार्टी के नाम पे ले लिए जाते हैं, उनमें सेंधमारी आसानी से कर ली जाती है। यही कारण है कि आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी शिक्षकों के मुद्दे को नज़रअंदाज करती आई है। बिहार का विधान परिषद चुनाव और बिहार के शिक्षक लोकतंत्र के तसले में पके हुए उस चावल के समान हैं
जिसके किसी भी एक दाने को दबाकर यह समझा जा सकता है कि माजरा क्या है, नेता जनता के किस मुद्दे को महत्व देंगे और किस मुद्दे को महत्व नहीं देंगे। हर हाल में कोई भी राजनीतिक पार्टी उन्हीं मुद्दे को महत्व देती है जो मुद्दा वोट बिखेरने का काम करती है, और शिक्षकों का जो मुद्दा है, उनके वेतनमान, सेवा शर्त आदि मुद्दे, इन मुद्दों के आधार पे तो वोटिंग होती ही नहीं है। यह सबको पता है कि बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति को जन्म देने वाली कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नियोजनवाद को बिहार में लाई है। इसके बावजूद शिक्षक समाज इन पार्टियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते आए हैं। तो ये बात समझने वाली है कि जिन मुद्दों को शिक्षक छोड़ दिए या जिन मुद्दों को वोटर छोड़ दिए, उन मुद्दों को राजनीतिक पार्टी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जब आप नागरिक न बनकर किसी पार्टी के समर्थक के रूप में जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने हिस्से के लोकतंत्र की हत्या कर दी है। मतदान करते समय आप एक नागरिक के रूप में वोट न करके किसी पार्टी के समर्थक के रूप में वोट करते हैं तो नेता भी, आपका प्रतिनिधि भी आपको नागरिक न मानकर समर्थक मानता है। और यह तो हर कोई जानता है कि समर्थक हमेशा नेता के पीछे और नेता के लिए होता है। इसलिए नागरिक के रूप में वोट करें और वेतनमान के मुद्दे में वोट करें। इस बार जाति और पार्टी से ऊपर उठ के वोट करें। विधान परिषद चुनाव एक दरवाजा है आपके लिए कि आप राजनेताओं को अपने मुद्दे से अवगत करवा सकें। अगर आप अपने मुद्दे के आधार पर वोट देंगे तो विधान परिषद चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सभी राजनीतिक पार्टी आपका महत्व देंगे, क्योंकि आप 20 से 25 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से इतनी बड़ी जनसंख्या जो जिसमें हर जातियां हैं, उनको कोई भी पार्टी नज़रअंदाज करना नहीं चाहेगा। विधान परिषद चुनाव के साथ जो सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात है वह यह है कि इसके वोटरों की संख्या कम होने के कारण यह चुनाव स्थानीय गुटबाजी और गुटबंदी का शिकार हो जाता है। इसके वोटर स्थानीय गुटबंदी में आसानी से फंस जाते हैं और फिर उनका मुद्दा, यानी जैसे शिक्षकों का वेतनमान का मुद्दा, उस गुटबंदी और गुटबाजी में कहीं गुम हो जाता है। इसलिए बिल्कुल ही सचेत होकर वोट देने की आवश्यकता है और अपने अधिकारों के लिए वोट देने की आवश्यकता है। अपनी अस्मिता और अपनी पहचान स्थापित कीजिए, अपने मुद्दों की पहचान स्थापित कीजिए और मुद्दों के आधार पर प्रतिनिधियों को नकारने की आदत पैदा कीजिए। पिछली बार आपने जिन्हें वोट दिया, अगर वो जीत चुके हैं तो उनसे पूछिए कि पिछले 6 सालों में विधान परिषद के अंदर आपके हित के लिए उन्होंने क्या किया। और पिछली बार आप जिन्हें वोट दिया और वो न जीते हों तो भी उनसे पूछिए कि पिछले 6 सालों में सड़कों पर आपके अधिकारों के लिए उन्होंने क्या किया। बार बार एक ही प्रतिनिधि जो आपके लिए काम न करता हो, उन्हें मतदान करके आप अपने मुद्दों की पहचान को बर्बाद कर रहे हैं। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे जटिल से जटिल मैथ के फॉर्मूले को सुलझाने वाले शिक्षक आज तक अपने नेतृत्व के फॉर्मूले को नहीं सुलझा पाए हैं। उन्हें यह पता भी नहीं होता कि वो जिन्हें वोट दे रहे हैं उनकी पार्टी क्या उनके मुद्दे को सुलझा पाएगी। जैसे अगर कोई बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीतता है तो क्या वह अपने पार्टी के खिलाफ नियोजनवाद के मुद्दे के लिए आवाज़ उठा पाएगी, या अगर कोई कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है तो क्या वह वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सोच समझ के मतदान देने की तरीके पे पता नहीं इस बार शिक्षक विचार कर पाएं या नहीं कर पाएं। अब देखना यह है कि आगामी विधान परिषद चुनाव में शिक्षक किस तरीके से मतदान करते हैं और मतदान के पहले अपने मुद्दे को वो कितना महत्व देते हैं।